41 का सॉल्यूशन सब्जेक्ट साइंस के विषय विज्ञान के वर्कबुक का। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न वस्तुओं को उनके बढ़ते वजन के आधार पर 1 से 5 अंक दीजिए। सबसे भारी वस्तु को 5 अंक देना है आपको। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं, पुस्तक, मेज, पेन, फ्रिज, कागज। तो सबसे भारी वस्तु को आपको 5 अंक देना है। तो देखिए आपको इजीली याद हो जाएगा कि सबसे भारी वस्तु तो है फ्रिज। देन सबसे हल्की वस्तु देखिए 1 है, इसके बाद में आ जाएगा पेन, इसके बाद में आ जाएगी तीसरे नंबर पे पुस्तक, चौथे नंबर पर मेज और 5वें नंबर पर आपका फ्रिज आ जाएगा सबसे भारी। तो 1 से 5 तक आपको इस क्रम में देना है। तो आप अपने वर्कबुक में इससे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नोट डाउन कर लेना है आपको इस आंसर को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है निम्न में से किस वस्तु की अवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए आसानी से करने वाले परिवर्तन को हमें सही का निशान लगाना है। क्या आप दिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं? तो देखिए पहाड़, पेंसिल, आपका घर, स्केल, पुस्तक दी रखी है। तो देखिए आसानी से जो मूव हो सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, आपको उन्हीं के आगे सही का निशान लगाना है। तो आसानी से जो मूव हो सकते हैं वो है पेंसिल, स्केल, पुस्तक। जो आपका घर है और पहाड़ है ये आसानी से मूव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को आप टिक नहीं करेंगे, तो इन्हें इस तरह से टिक कर देना है 2, 4 और 5 को। तो नोट डाउन कर लेना है ये भी क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पर आपको दे रखा है एक, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है वह अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। जड़त्व द्रव्यमान की माप है, हाँ या नहीं? तो आपको बताना है हाँ। अगर उसका द्रव्यमान अधिक होता है तो वो अपने परिवर्तन का अधिक विरोध करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हाँ, और आपको यहाँ पर लिख देना है हाँ, ठीक है। इसे भी इस तरह से आपको लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करें। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण धन को क्या कहते हैं? जड़त्व। तो यहाँ लिख देना है आपको जड़त्व, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको जड़त्व लिख देना है। जड़त्व का माप है, जड़त्व द्रव्यमान का माप है। तो यहाँ पर इस तरह से द्रव्यमान नोट डाउन कर लेना है। देन है गतिशील वस्तु भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, हाँ। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जोर तो लगाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लेना है आपको। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे थर्ड का, खड़ी बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? तो जड़त्व के गुणधर्म के कारण, जड़त्व का नियम जो बता रखा है इसी के कारण खड़ी बस जब अचानक चलती तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुकते हैं? ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। मतलब अगर मूवमेंट है कहीं भी, अगर आपको अचानक से दिखाई दे रहा है तो वो जड़त्व का ही गुणधर्म होता है, उसी के कारण मूवमेंट होता है, ठीक है। और ये विरोध भी करता है, ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। उचित शब्दों में रिक्त स्थान को भरें। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बलन नहीं लगा जाए। गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बलन नहीं लगाया जाए। तो ये सही है। तो यहाँ पर देखिए स्थिर अवस्था में तो आ जाएगा गतिशील अवस्था, तो आपको रिक्त स्थान में लिख देना है यहाँ पर। और गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील में ही रहेगी। स्थिर अवस्था में है तो वह यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, स्थिर अवस्था में है ना तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। तो स्थिर अवस्था इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। इसे करेक्ट कर देना आप, स्थिर अवस्था में ही रहेगी। और गतिशील अवस्था में है ना तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। तो यहाँ पर आपको गतिशील लिख देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप पुस्तक को रखिए, अब वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, आप मूवमेंट करेंगे उसका तो वो मूवमेंट करेगी। बस है स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील होगी तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर ब्रेक न लगाया जाए। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिर अवस्था आ जाएगा पहले ऑप्शन में और
दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा गतिशील। गतिशील में गतिशील और स्थिर अवस्था में स्थिर। तो इसे भी नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4। यदि किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। बिना स्पर्श की अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। दिए गए कथन के आधार पर संपर्क असंपर्क पर सही का चिन्ह लगाएं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर पुनः लौट आती है। यह बल है, क्या है? असंपर्क बल, क्योंकि असंपर्क बल ऊपर जा रही है वस्तु तो आप संपर्क थोड़ी कर रहे हो उससे, वो अपने आप ही आ रही है नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टिक कर देना है असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल उसके कारण होता है। बैल अपने पेशीय बल के कारण बैलगाड़ी को चलायमान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा संपर्क बल। बैलों को जब जो पेशीय बल होता है उसके कारण बैल चलते हैं, बैलगाड़ी जो होती है वो चलती है, तो यहाँ पर संपर्क बल हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में असंपर्क हो जाएगा, इसमें संपर्क हो जाएगा। देन देखेंगे सी, हल्की लोह वस्तु चुंबकीय और आकर्षित होती है, आकर्षण बल होता है असंपर्क। आप संपर्क थोड़ी करते हैं, वो अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा असंपर्क। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल होता है, कैसा होता है? असंपर्क। स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को धक्का लगाकर गाड़ी को गतिशील अवस्था में लाया जाता है, यह पेशीय बल से संभव है। यह पेशीय बल कैसा होता है? संपर्क बल। जब आप गाड़ी को चालू करेंगे तभी वो चालू होगी, नहीं तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, तो यहाँ पर संपर्क बल हो जाएगा। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल में से 2 असंपर्क बलों को छांटकर लिखिए। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। तो यहाँ पर मैंने बनाया है चुंबक का चित्र, जिसमें देखिए कौन कौन से बल लगते हैं, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको इस तरह से चित्र के द्वारा इसे बना देना है चित्र को। चुंबक का नॉर्थ साइड बता दिया है, एस साइड बता दिया है। तो देखिए एक दूसरे के संपर्क में कब आते हैं वो दिखा देना है, असंपर्क में रहते हैं कब। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले में तो आप लिख देंगे चुंबकीय बल, और दूसरे में लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो इसे आपको लिख देना है नोट। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 42, कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? गति का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है, तो यहाँ पर उसी को रिलेट करते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है। गतिमान वस्तु स्थिर गति और सीधी रेखा में गति करती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल न लगाया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे आप देखिए, एक ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप गिलास रखिए, उसके ऊपर गत्ता रखिए, देन उसके ऊपर सिक्का रखिए। तो जब गत्ते को आप मूव करेंगे तो सिक्का गिर जाएगा, गत्ता बाहर गिरेगा। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, गिलास पर रखे गत्ते को एकदम से हटाने की वजह से गत्ता गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में ही रहता है। सिक्के को कोई करा नहीं है हमने टच, तो जिसकी वजह से सिक्का गिलास में गिर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उठते हैं? चादर को झटकने पर चादर में गति होती है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं। अतः चादर से अलग धूल के कण उठाए हुए या उठते दिखाई देते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण पत्तियां विरामावस्था में रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन शाखा में गति के कारण इसकी शाखा से पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 43, कार्यपत्रक 43। इसमें समझेंगे गति के द्वितीय और तृतीय नियम को। तो प्रथम नियम हमें समझ लिया है, अब देखेंगे द्वितीय नियम। संवेग को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। संवेग किसी वस्तु को स्थानांतरित करने की क्षमता है। इसके द्रव्यमान में गति होती है, अर्थात संवेग किसी गतिमान पिंड की गति की मात्रा को
पिंड को संवेग कहा जाता है। गति के दूसरे नियम का सूत्र लिखिए। F बराबर ma होता है, जहां F बराबर बल होता है, a त्वरण, m पिंड का द्रव्यमान। गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं? गति के द्वितीय नियम द्वारा बल का सूत्र का मापन कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को घुमाता है। आपने देखा बॉलिंग करता है जब बॉलर, तो अपने हाथ को यूं सर्कल की तरफ घुमाता है। तो क्यों? गेंद को उचित गति प्रदान करने के लिए। गति का तृतीय नियम लिखिए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो इसे आपको लिखना है। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पहला पिंड एक बल का अनुभव करता है जो कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में परिमाण के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग लिखिए। पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल से पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उतने ही बल से उसे ऊपर की ओर उछालती है। पानी में तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। इस प्रतिक्रिया के कारण ही वह आगे बढ़ पाता है। तो ये हम सबसे पहले कार्यपत्र 44 को 44 कार्यपत्र को जिसमें देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है, क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के वेग के विपरीत कार्य करता है और गेंद को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार गेंद पुनः धरातल पर आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना कौन से बल के कारण संभव होता है? लिखिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। थर्ड क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर व सभी स्थानों पर लागू होता है। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आंसर हो जाएगा F बराबर G m गुणा स्मॉल m बटा d स्क्वायर। m है यहाँ पर कैपिटल M जो है वो है यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान, d है वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। तो G बराबर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल g बराबर Gm बटा d स्क्वायर। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तो आप इसे ध्यान रखें और लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 45 जिसमें देखेंगे मुक्त पतन या गुरुत्वाकर्षण। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान लिखिए 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु विशेष ऊंचाई से गिराई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरती है। वस्तु के इस तरह गिरने को मुक्त पतन कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान कौन से गुण का मापन है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व गुण का मापन है। भार किसे कहते हैं? वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। द्रव्यमान एवं भार में अंतर बताइए। तो पहला अंतर हो जाएगा, यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार में लिखेंगे कि यह एक बल है जिसमें वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। द्रव्यमान सभी जगह स्थिर रहता है, भार स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इसका ऐसा ही मात्रक केजी है द्रव्यमान का, और जो है भार का मात्रक होता है न्यूटन। 6 क्वेश्चन है, दाब की परिभाषा लिखिए। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो ये डन हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे, चंद्रमा का द्रव्यमान 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 गुना है। क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की त्वरण का 6ठा भाग है, अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर 1/6 गुना पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होता है। तो इसे नोट डाउन कर लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 15 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? हम जानते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार 1/6 गुना पृथ्वी पर इसका भार होता है। तो 1/6 गुना 15 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15/6 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार होगा 2.5 न्यूटन। चाकू की धार तेज क्यों होती है? क्योंकि चाकू की तेज धार संपर्क क्षेत्र को कम करता है और लगाए गए दाब को बढ़ाता है, जिससे चीज को काटना आसान हो जाता है। इसी के लिए चाकू की धार तेज होती है।
घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपप्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस पर पानी द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ये क्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। आप जब पानी में डुबकी लगाते हैं तो आप देखिएगा थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि आप ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो ये उत्प्लावकता जो बल है वो है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 47 कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल क्यों डाला जाता है? आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मोटरसाइकिल को ऊर्जा पेट्रोल से मिलती है, इसलिए मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है। तो नोट डाउन कर लेना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, कार्य की परिभाषा व सूत्र दीजिए। किसी पिंड पर किए गए कार्य उस पर लगाए गए बल की परिमाण व बल की दिशा में उसकी विस्थापन से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F गुना S। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बल का मात्रक लिखिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का बोझ उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो बोझ का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम हो गया, विस्थापन s बराबर 2 मीटर हो गया। किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर F गुना S mg गुना S। तो 10 kg गुना 10 ms स्क्वायर ms इनवर्स 2 गुना 2 m, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 kg मीटर सेकंड पर सेकंड यूनिवर्स 2 m। ठीक है, तो ये आपकी इसकी यूनिट होती है। सेकंड को जब आप सेकंड स्क्वायर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर kgm बटा सेकंड स्क्वायर गुना m है, तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर लाया हुआ है तो -2 हो गया। मजदूर द्वारा किया गया कार्य हो जाता है 200 Nm यानी 200 जूल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किए गए कार्य की गणना करनी थी, तो इसे नोट डाउन कर लेना है। और ये डन होता है आपका वर्कशीट 47 वर्कशीट 48। यहाँ समझेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिशील ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। सूत्र हो जाएगा E के बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ हो जाएगा m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग होता है। तो आपको फॉर्मूला लिखना था गतिज ऊर्जा का। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? लिखिए। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश। रूपांतरण से पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। थर्ड क्वेश्चन है, एक पंखा चलता है, इस प्रकार में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पंखे में विद्युत ऊर्जा को मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और यांत्रिक ऊर्जा को पंखुड़ियों की गति के माध्यम से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना है आपको। क्वेश्चन फोर्थ है, आपने एक किताब अपने हाथ में 30 मिनट तक रखी, क्या आपने कुछ कार्य किया? स्पष्ट कीजिए। किताब पर हमारे द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया क्योंकि किताब की स्थिति में कोई विस्थापन नहीं हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए? तो नियत वेग में गतिशील पिंड में 1/2 mv² के बराबर गतिज ऊर्जा है। इस गतिशील वस्तु या पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए उसके बराबर कार्य करना पड़ेगा। सिक्स क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग को दबाने व वापस छोड़ने पर कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर ये डन होता है आपका वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49 वर्कशीट 49 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर। सेकंड क्वेश्चन है, एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति बराबर होता है व्यय की गई ऊर्जा या कार्य बटा लिया गया समय। 100 जूल बटा 10 सेकंड, तो 10 जूल प्रति सेकंड। शक्ति बराबर हो जाएगा P बराबर 10 वाट। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। किए गए कुल कार्य और कार्य करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति P बराबर होता है कुल कार्य बटा कुल समय। फोर्थ क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान यानी जीना पर दौड़कर 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का परिकलन कीजिए। G बराबर ms-2 यहाँ पर दे रखा है। लड़के का भार 50 kg, इसको चेंज करेंगे हम न्यूटन में, तो देखिए 10 ms-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लड़के का भार बराबर 500 न्यूटन।
40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई है यहाँ पर h बराबर 40 गुना 15/100, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर दिया तो 6 मीटर हो जाएगी कुल ऊंचाई। व चढ़ने में कुल लगा समय t बराबर 9s। शक्ति P बराबर mgh/t होता है, तो 500 न्यूटन इंटू 6m/9s हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 333.33 W। शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई एजेंट t समय में W कार्य करता है तो शक्ति P बराबर कार्य W बटा समय t होता है। शक्ति का मात्रक वॉट है, इसका प्रतीक W है। वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वर्कशीट में। तो पहले कार्यपत्र 50 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक कपड़े टांगने वाले हैंगर को 2 धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित कर अपने कान पर लगाती है। तो ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब वह हैंगर को किसी ठोस वस्तु से टकराती है, उसे हैंगर से आवाज सुनाई देती है जो सामान्य से अधिक है या ज्यादा है। तो 2 धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित करने पर वह कान पर लगाती है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। देन इस प्रैक्टिकल को डन करके एंजॉय भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को, ठीक है, खेल के रूप में। तो क्वेश्चन है, राधा को हैंगर की ध्वनि सुनाई दी क्योंकि हैंगर से कंपन उत्पन्न हुए। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का प्रमुख कारण कंपन है। यदि राधा कागज के गिलास को कान से हटा दे तो हैंगर की ध्वनि कम सुनाई देगी। अगर कान पे रखेगी तभी उसे सुनाई देगी, नहीं तो कम सुनाई देगी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो सबसे अधिक ध्वनि किसमें सुनाई देगी? विद्यालय की घंटी में। लकड़ी का गत्ता, लोहे की टेबल, गीली जमीन, तो सबसे ज्यादा आवाज जो सुनाई देगी वो हमें विद्यालय की घंटी में सुनाई देगी। विद्यालय की घंटी को हथौड़े से पीटकर उसे स्पर्श करने से कंपन अनुभव करते हैं। कंपी होने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें विद्यालय में उपयोग लिया जाता है, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, घंटी, गिटार, बांसुरी। यदि पानी से भरे कांच के गिलास व खाली गिलास को चम्मच से पीटा जाए तो किसमें अधिक कंपन होगा? खाली गिलास में। भरे हुए पानी के गिलास में इतना नहीं होगा जितना खाली गिलास में होगा। तो ये सभी प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। बहुत ही रोचक जो कार्यपत्रक है वो है। तो यहाँ पर देखिए